हाय एवरीवन, क्या आपको भी पता है कि इंग्लिश में सबसे पहले लेटर आता है। यानी कि जो इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहा जाता है लेटर, और लेटर से जो बड़ा होता है वो होता है वर्ड, और वर्ड से भी जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं क्लाउज, और क्लाउज से भी जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। सेंटेंस का सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, और दूसरा भाग जो होता है वो होता है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट आता है, फिर उसके बाद आता है वर्ड। और वर्ड को भी जब आप और थोड़ा सा डीप जाके पढ़ेंगे तो वहां से आता है रूट वर्ड, यानी कि जड़। ठीक है, और जब आप रूट वर्ड को पढ़ेंगे तो वहां से दो चीज आते हैं, एक आता है प्रेफिक्स और एक आता है सफिक्स। क्या ये सब चीजें आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कितने भी नदी के ऊपर में तैरने की कोशिश करिएगा, लेकिन जब तक आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कहने का सेंस क्या है कि अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना बिल्कुल जीरो से और हीरो लेवल तक, तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई लेटर, वर्ड, क्लाउज, सेंटेंस। सेंटेंस के बाद आपने सेंटेंस को दो भागों में बांटा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। अब ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, अगर ये सब चीज आपको नहीं पता है तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं चूक करते आ रहे हैं। सालों से आपने मेहनत की है, बट फिर भी अगर आप कंफ्यूज है, इसका मतलब क्या है कि ये सब चीज आपको पता नहीं है। और ये सब चीज जो है ना, ये एक बेस है। ये क्या है? एक अंग्रेजी का बेस है। तो जब तक आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तो फिर भाई आपका इस मार्केट के अंदर में कोई वैल्यू नहीं रहेगा, बिकॉज आपको अंग्रेजी का बेस ही नहीं पता है। तो आप कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैसे अपने राइटिंग स्किल को अच्छी कर सकते हैं? तो सबसे पहले आज की जो ये वीडियो है, हम लोग पूरे तन मन के साथ में, धन की बात छोड़ दीजिए, ठीक है, तो पूरे हम लोग दिमाग के साथ में क्या करेंगे और पूरे डेडिकेट के साथ में आज की जो हमारी वीडियो होगी ये इसी के ऊपर में आधारित होगी। हम लोग वन बाई वन करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे विद एग्जांपल और स्ट्रक्चर के साथ में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं प्रेडिकेट के कॉम्प्लीमेंट वाले सेक्शन से। थोड़ी सी वीडियो को मजेदार बनाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि हम लोग को कुछ और भी सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज की जो ये वीडियो है ये कॉम्प्लीमेंट के पूरे डीप लेवल तक हम लोग जाके पढ़ेंगे और वीडियो बहुत ही मजेदार होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। कहाँ से? कॉम्प्लीमेंट। एकदम कॉमन सी बात है कि सभी लोगों को पता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित ना होता, यानी कि जो सब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट की हिंदी क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक। पूरक मीन्स क्या होता है? पूरक मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ड, यानी कि फालतू शब्द। और फालतू शब्द का ये मतलब नहीं कि वो फालतू है, नहीं, वो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है, इसलिए उनको हम बोलते हैं क्या? फालतू शब्द। अब सब लोग को पता था कि भाई कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है, ये भी सबको पता चल गया। लेकिन क्या आपको ये पता था कि कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होता है? तो कॉम्प्लीमेंट तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्लेस, टाइम, रीजन। प्लेस, टाइम, रीजन, PTR। ठीक है, यही फॉर्मूला जो है आपको राइटिंग स्किल में काम आएगा। कौन सा? PTR फॉर्मूला। अब ये जो PTR फॉर्मूला ये काम कैसे करता है? जैसे लाइक मान लेते हैं कि लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लेस, टाइम, रीजन है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट होगा, तो कॉम्प्लीमेंट तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्लेस होता है, टाइम होता है, रीजन होता है। तो मान लेते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में प्लेस, टाइम, रीजन है, तो आप उस प्लेस, टाइम, रीजन को एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो एडजस्टमेंट क्या करना है कि आपको लेफ्ट से शुरू करना है और राइट में लेके जाना है। ठीक है, अब आप लोग ये गलती नहीं करेंगे कि भाई सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने सेंटेंस में देखा कि नहीं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, रीजन लिखते थे, रीजन मतलब आर लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आपने क्या किया कि सबसे पहले टाइम लिख दिया और फिर उसके बाद प्लेस लिख दिया, ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आपने सबसे पहले क्या कर दिया, यहाँ पे टाइम लिख दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने क्या किया, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे आपने क्या किया, रीजन लिख दिया और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे प्लेस लिख दिया, तो ये सेंटेंस भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि कहने का सेंस क्या है कि आप इस तरीके से, यानी कि रीजन के बाद टाइम नहीं लिख सकते हैं, टाइम के बाद प्लेस नहीं, यानी कि आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। यानी कि आपने सबसे पहले पी लिखा तो पी के बाद आप टी लिख सकते हैं, ये सही है। आपने सबसे पहले टी लिखा तो टी के बाद आप आर लिख सकते हैं, ये सही है। आपने सबसे पहले पी लिखा, पी के बाद सीधा अगर आपने आर भी लिखा तो भी आपका ये सेंटेंस क्या है, सही है। यानी कि आप लेफ्ट टू राइट चल सकते हैं लेकिन राइट टू लेफ्ट नहीं चल सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट का नियम होता है PTR फॉर्मूले का। PTR फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे आपने सबसे पहले क्या बोला, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या तो कॉम्प्लीमेंट आएगा और प्लस यहाँ पे P आएगा, प्लस यहाँ पे आपका T आएगा
और प्लस आपका यहाँ पे आर आएगा। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये आपका पीटीआर फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है। यानी कि ये तो सिंपल प्रेजेंट पे आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक आएगा, लेकिन अब यहाँ पे ये पीटीआर फॉर्मूला काम करेगा। अब कैसे काम करेगा इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, चलिए ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है। चल भाई जल्दी से हट जा। चलिए हमने इसको हटा दिया और अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, आप लोग भी मेरे साथ में लिखते चलिए कि मैं रोज सवेरे मैं रोज सवेरे 5 बजे मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता हूँ। मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता हूँ। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर अपना लिखना है, ठीक है। हम स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस पीटीआर, ये हमारा स्ट्रक्चर लिखा गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या बोला है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहाँ पे है, आई है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, चलिए आई लिख दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, वर्ब। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कुछ बातें जो होती है वो राज की बातें होती है। तो राज की बात क्या है कि हमेशा हिंदी के सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसे कहाँ खोजेंगे, तो हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में जो होता है वो वर्ब होता है। तो जाता हूँ ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाना की अंग्रेजी क्या होगी, गो, ठीक है। अब आप याद हमेशा याद रखिएगा कि गो के साथ में आजीवन टू आता है। तो अब आजीवन टू आता है तो इसका भी कुछ नियम है क्या सर, तो हाँ इसका भी कुछ नियम है। जैसे आपने यहाँ पे बोला गो, ठीक है, और प्लस आपने यहाँ पे बोला टू, तो गो के साथ में टू कब कब आएगा, तो गो के साथ में अगर टू आता है तो टू कब आएगा, तो टू तब आएगा जब आपका प्लेस होगा, प्लेस कंफर्म होगा, और अगर प्लेस नहीं होगा तो उसके बाद V1 होगा। तो गो के साथ में हमेशा प्लेस आता है या तो V1 आता ही आता है, ये दोनों आएंगे ही आएंगे गो के साथ में। और जब भी आपके गो के साथ में प्लेस अगर जुड़ा हो या V1 जुड़ा हो तो गो के साथ में टू लगाना ही लगाना, ये आपका नियम है। नियम को याद रखिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, गो के साथ में टू लगा दिया। अब स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट। तो हमेशा याद रखिए कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ में हमेशा क्या लेके आते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो गो एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा अपने साथ में क्या लेके आता है, कॉम्प्लीमेंट। सी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट होता है। क्यों, क्योंकि गो एक ऐसा वर्ब है जो जाने का काम करता है। तो जब भी आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो किसी न किसी स्थान पे जाते हैं, यानी कि आप प्लेस पे जाते हैं, तो क्या उस स्थान को फर्क पड़ता है आपके जाने से, नहीं पड़ता है। यानी कि मान लेते हैं कि आप अभी दिल्ली में और आप चले गए कहाँ पे, मुंबई चले गए, तो क्या मुंबई को असर पड़ा क्या, तो नहीं पड़ा। क्या मुंबई में आपके जाने से भूकंप आया, तो नहीं आया। क्या आपके मुंबई में जाने से मुंबई की आबादी बढ़ गई, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि मुंबई को आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है कि गो एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा अपने साथ में क्या लेके आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं, पीटीआर, प्लेस, टाइम और रीजन। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लेस आएगा, देन आफ्टर टाइम आएगा, देन आफ्टर फिर एक रीजन आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि गो टू, यानी कि हमने सब्जेक्ट का काम कर लिया और वर्ब का काम कर लिया। अब हमको क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें वो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट में से 3 कॉम्प्लीमेंट होता है पीटीआर। तो सबसे पहले हम पी के ऊपर काम करेंगे, पी इक्वल टू प्लेस। तो अब यहाँ पे क्या है कि P इक्वल टू प्लेस, देखिए यहाँ पे गांधी मैदान, तो गांधी मैदान एक जगह का नाम है, यानी कि गांधी मैदान एक प्लेस है, ठीक है। गांधी मैदान क्या है, एक प्लेस है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई गो टू गांधी मैदान, आई गो टू गांधी मैदान, ठीक है। हमने यहाँ पे किसका काम कर दिया, देखिए हमने अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट का काम किया, फिर हमने यहाँ पे वर्ब का काम किया, और अब हम यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, हमने काम किया प्लेस का। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टाइम, यानी कि टाइम को खोजना है। तो यहाँ पे देखिए सवेरे 5 बजे, ये क्या है, आपका टाइम है। तो जब भी सवेरे 5 यानी कि टाइम आएगा तो आपको एट लगा देना है, ठीक है। तो एट 5 ओ क्लॉक, एट 5 ओ
क्लॉक, ठीक है। आपका मन है सवेरे को अगर सवेरे का भी अंग्रेजी लिखने का, तो आप लिख सकते हैं इन द मॉर्निंग, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब उसके बाद क्या है कि भाई आप अब रीजन खोजिए, तो रीजन कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। तो आपने प्लेस का काम कर लिया। चलिए हम इसको सबसे पहले एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग को हम क्या करते हैं, टाइम के सेक्शन में डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए इसको यहाँ से इसका जगह छोड़ते हैं, नीचे से लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर बोर्ड आउट थोड़ा सा आउट हो जाएगा जगह, ठीक है, तो इसमें नहीं आएगा। अब हमको क्या खोजना है, रीजन खोजना है। तो अब यहाँ पे रीजन थोड़ा ध्यान से खोजिए, ठीक है, यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। जैसे लोग क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे जाना भी एक वर्ब है और यहाँ पे टहलना भी एक वर्ब है, तो जाना तो आपने लिख दिया मेन वर्ब में, तो अब ये जो टहलना है ये भी तो वर्ब है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे रीजन में आप, क्योंकि ये तो एक वर्ब है। तो अब हमेशा याद रखिए कि आप मैदान में जाते हैं, तो जाते किस लिए हैं, आप टहलने के लिए जाते हैं। तो जहाँ पे जो टहलना है ये एक रीजन का काम कर रहा है, ना कि एक वर्ब का काम कर रहा है। देखिए मैं रोज सवेरे गांधी मैदान में जाता हूँ, किस लिए जाता हूँ, तो टहलने के लिए जाता हूँ। तो टहलना एक क्या है, यहाँ पे रीजन बन गया, यानी कि कारण बन गया कि आप रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान में जाते हैं। तो भाई किस लिए जाते हैं, तो आप टहलने के लिए जाते हैं। तो टहलना यहाँ पे क्या हो गया, ये एक प्रकार का रीजन यानी कि कारण हो गया। तो अब हम यहाँ पे इस रीजन को यानी कि कारण को लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या लिखाएगा, कारण। तो देखिए यहाँ पे टहलने के लिए ये एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब हो गया। तो टहलने के लिए इसकी अंग्रेजी क्या होगी, यहाँ पे होगी फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, यानी कि टहलने के लिए। भाई रोज जाते हैं, तो यहाँ पे रोज की अंग्रेजी क्या होगी, यहाँ पे रोज की अंग्रेजी हो जाएगी डेली, क्या हो जाएगी, डेली। और यहाँ पे हमने डाल दिया फुल स्टॉप। तो ये फॉर अ वॉक आपका क्या हो गया, फॉर अ वॉक आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रीजन, ये क्या हो गया आपका रीजन हो गया। लाइट ऑलरेडी कट चुकी है, आपसे थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। चलिए ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट का सेक्शन है यहाँ पे आके खत्म हो गया है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर से अगर लाइट आती है तो हम इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है।